हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही यूनिक सीरीज जिसका नाम है डिकोडिंग फार्मेसी बुक्स। तो जिसमें हम पहली बुक यूज़ करने वाले हैं पीवी पब्लिकेशन की फार्माकोलॉजी 2 की बुक। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो पहला चैप्टर है फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसका इंट्रोडक्शन पहले हम देख लेते हैं। तो इसमें सब टॉपिक्स है इंट्रोडक्शन टू हेमोडायनेमिक, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, drugs used in congestive heart failure, antihypertensive drug, anti-anginal drugs, anti-arrhythmic drugs, anti-hyperlipidemic drugs। और ये सारे हैं कीवर्ड्स जो कि हम बाद में देखने ही वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट दी पहला टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन टू हेमोडायनेमिक्स। Blood moves within vessels because the force that drives flow is greater than the resistance to flow। मतलब जो ब्लड है वो वेसल में मूव करता है कैसे, जिसका फोर्स ऑफ ड्राइविंग फोर्स मतलब ज़्यादा रहता है और रेजिस्टेंस कम रहता है, इसलिए फ्लो होता है। द फोर्स दैट ड्राइव्स ब्लड फ्लो इज द प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन 2 पॉइंट इन अ वेसल। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर डिफरेंस, मतलब जैसे कि blood will flow from the point where pressure is higher toward the point where pressure is lower। मतलब ब्लड कहाँ से कहाँ मूव करेगा, हायर प्रेशर से लेके लोअर प्रेशर तक। रेजिस्टेंस टू फ्लो इज डिटरमाइंड बाय द डायमीटर लेंथ ऑफ द वेसल एंड बाय ब्लड विस्कोसिटी। मतलब रेजिस्टेंस को 3 फैक्टर अफेक्ट करेंगे, जैसे कि डायमीटर, लेंथ और ब्लड विस्कोसिटी। द फार्माकोलॉजी viewpoint, the most important determinant of resistance is vessel diameter। मतलब जो ज़्यादा अफेक्ट करेगा वो क्या है, वेसल डायमीटर है। इसके बाद देखते देन द वेसल इज लार्जर स्मॉलर द रेजिस्टेंस। मतलब वेसल की साइज, वेसल का डायमीटर अगर ज़्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस कम रहेगा, ऐसा समझ लो आप। अकॉर्डिंगली व्हेन वेसल्स डायलेट, मतलब वेसल अगर बड़ी हो जाएगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, कॉजिंग ब्लड फ्लो टू इंक्रीज। एंड व्हेन वेसल्स कंस्ट्रिक्ट, रेजिस्टेंस रेसिस, मतलब वेसल की साइज अगर छोटी रहेगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा, और वेसल की साइज अगर ज़्यादा रहेगी तो रेजिस्टेंस कम लगेगा, कॉजिंग ब्लड फ्लो टू डिक्लाइन। टू मेंटेन एडिक्वेट फ्लो व्हेन रेजिस्टेंस राइसेस, ब्लड प्रेशर मस्ट राइज एज वेल। अभी ये देख लो, डायग्राम के वजह से हमें समझ में मिला है कि फ्लो कैसे एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक कैसे जाता है, क्योंकि उसके बीच में रहता है प्रेशर ग्रेडियंट, मतलब हायर प्रेशर से लेके लोअर प्रेशर तक। मतलब इसमें क्या रहता है, प्रेशर डिफरेंस। रेजिस्टेंस वही जो फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे वो बताया गया है, वेसल डायमीटर, वेसल लेंथ, ब्लड विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब पता है ना आपको, अगर ब्लड ज़्यादा थिक रहेगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, ऐसा। तो आगे का पॉइंट देख लेते हैं। प्रेशर इज हाईएस्ट व्हेन ब्लड लीव्स द लेफ्ट वेंट्रिकल। आपको तो हार्ट का पता ही है कैसा रहता है। रुको, आपको एक बार बताता हूँ पेन की तरफ से। ये देखो, ये है अपना हार्ट। सिर्फ रफ डायग्राम के लिए समझ रहे ना। ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अब देख लो क्या बताया, प्रेशर इज हाईएस्ट व्हेन ब्लड लीव्स द लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है तब इसमें प्रेशर सबसे ज़्यादा रहता है। फॉल्स टू ओनली 18 mmHg एज ब्लड एग्जिट्स कैपिलरी। जब कैपिलरी जो रहता है ना, ये कैपिलरी सिस्टम से लेके कनेक्ट रहता है ऐसा। तो जब कैपिलरी, ये रहता है कैपिलरीज, ये पोर्शन जब यहाँ से निकलता है तब सिर्फ 18 mmHg का प्रेशर रहता है। एंड रिचेस नेगेटिव वैल्यू विद इन द राइट एट्रियम। मतलब यहाँ तक आते आते उसका वैल्यू क्या हो जाता है, नेगेटिव में हो जाता है। द प्रेशर फॉल्स प्रोग्रेसिवली एज ब्लड मूव्स थ्रू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। द प्रेशर इज 120 mmHg व्हेन ब्लड एंटर्स द आओर्टा। मतलब जब ब्लड आओर्टा में जाता है तब उसका प्रेशर कितना हो जाता है, 120 mmHg। व्हेन ब्लड एंटर्स द आओर्टा, ये हो गया 120। फिर बाद में 30 mmHg व्हेन ब्लड एंटर्स कैपिलरी, और जब यहाँ पे एंटर होता है तब 30 रहता है। मतलब इस जब यहाँ से यहाँ गुजरता है तब 30 से किधर तक डिक्लाइन हो जाता है, 18 तक। मतलब कि कितना 12 mmHg का डिक्लाइन हो जाता है।
and then drop to negative value 0 to -5 mmHg in the right atrium. Negative atrial pressure is generated by expansion. अभी देख लो नेगेटिव एट्रियल प्रेशर कैसे जनरेट होता है, बाय एक्सपांशन ऑफ द चेस्ट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन. जब हम इंस्पिरेशन करते हैं मतलब सांस अंदर लेते हैं तब नेगेटिव एट्रियल प्रेशर क्रिएट होता है. तो आगे देखते हैं. द प्रेशर इज ओनली 18 mmHg when blood leaves capillaries. We must ask how does blood get back to the heart. मतलब हम ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसका प्रेशर कम होने के बाद भी हार्ट तक कैसे पहुंचता है. तो इसका आंसर हमें नीचे मिल जाएगा. इन एडिशन टू द स्मॉल प्रेशर हेड इन वेन्यूल्स, 3 mechanisms हेल्प इंश्योर वेनस रिटर्न. वेनस रिटर्न मतलब जो रिटर्न होने वाला है हार्ट को, इसलिए उसे कहते हैं वेनस रिटर्न. फर्स्ट तो पॉइंट देख लेते, 3 पॉइंट बताए गए. द नेगेटिव प्रेशर इन द राइट एट्रियम हेल्प सक ब्लड कंस्ट्रिक्शन ऑफ स्मूथ मसल. मतलब यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर होने की वजह से वो यहाँ के ब्लड को सक करेगा, मतलब खींच लेगा उसकी तरफ. ब्लड कंस्ट्रिक्ट ऑफ स्मूथ मसल इन वेनस वॉल, इंक्रीज वेनस प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होगा, वेनस प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, विच हेल्प ड्राइव ब्लड टूवर्ड्स दी हार्ट. यही सेकेंड पॉइंट आ जाएगा कि मतलब ये सक करने की वजह से यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स बढ़ जाएगा, जिससे कि ब्लड और तेज़ी से हार्ट की तरफ आएगा. थर्ड पॉइंट देख लेते. थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेनस वॉल एंड स्केलेटल मसल कंस्ट्रक्शन constitute an auxiliary venous pump. The veins are equipped with a system of one way wall. मतलब जो इसके वॉल्स जो रहते हैं जो वन वे रहते हैं, मतलब अगर यहाँ पे हार्ट में अगर ब्लड पहुँच गया तो फिर से रिटर्न नहीं होने वाला है, इसे ये सब कहा गया. इस when skeletal muscles contract, the venous blood is squeezed towards the heart. The only direction the wall will permit towards the heart. मतलब वही बताया गया है कि वन वे वॉल रहेगा और कुछ नहीं. अभी ये देख लेते हैं डायग्राम की वजह से कि मतलब क्या रहता है. रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर इन वेस्कुलर सिस्टम क्या है, इसमें बताया गया है कि जैसे कैपिलरी से जब ब्लड निकलता है तब क्या प्रेशर कितना रहता है 18, फिर कम होते होते कितना माइनस तक आ जाता है, फिर बाद में जब वो हार्ट से लीव हो जाता है फिर सबसे मैक्सिमम प्रेशर रहता है 120 mmHg, फिर से कैपिलरी तक आने तक कम हो जाता है. यही है पूरा कार्डियक आउटपुट का साइकिल. तो पहले देख लेते हैं कार्डियक आउटपुट मतलब क्या, ये सब इसमें बताया गया है, देख लेते हैं. रेगुलेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट. इन द एवरेज एडल्ट कार्डियक आउटपुट इज अबाउट 5 लीटर पर मिनट. अभी कार्डियक आउटपुट मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड पर मिनट फ्रॉम हार्ट. मतलब हार्ट से 1 मिनट में कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड निकलेगा उसे हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट. हेंस एवरी मिनट द हार्ट पंप्स द इक्विवेलेंट ऑफ ऑल द ब्लड इन द बॉडी. मतलब कितना बताया गया इधर 5 लीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप हो जाता है, जितना कि एवरेज मेल के अंदर ब्लड रहता है, इसलिए इक्विवेलेंट कहा गया है. इन दिस सेक्शन वी कंसिडर द मेजर फैक्टर दैट डिटरमाइंस हाउ मच ब्लड द हार्ट पंप्स. पहला क्या है, मतलब कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला कैसे, CO इज इक्वल्स टू HR इंटू SV. HR क्या है, हार्ट रेट, और मल्टीप्लाई बाय SV मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम, वेयर CO इज कार्डियक आउटपुट, HR इज हार्ट रेट एंड SV इज स्ट्रोक वॉल्यूम. अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन एन इंक्रीज इन HR और SV विल इंक्रीज CO. मतलब अगर इसको HR को बढ़ाओगे, हार्ट रेट को बढ़ाओगे तो CO बढ़ने वाला है, SV को बढ़ाओगे तो CO बढ़ने वाला है. विल एंड वेयर एज मतलब वही, अगर इसको डिक्रीज करोगे डिक्रीज इन HR और SV विल डिक्रीज CO. फॉर द एवरेज पर्सन हार्ट रेट इज अबाउट 70 बीट्स पर मिनट. मतलब जो हार्ट रेट है वो कितना रहता है 70, और स्ट्रोक वॉल्यूम इज अबाउट 70. अगर स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट भी 70 है और स्ट्रोक वॉल्यूम भी 70 है तो कितना आ जाएगा 4.9 लीटर. मतलब एवरेज कितना आ जाएगा 5 लीटर ही आएगा ना आखिर में. मल्टीप्लाइंग दिस वी गेट 4.9 लीटर पर मिनट द एवरेज वैल्यू ऑफ CO. अभी देख लेते हैं डिटेल में कि हार्ट रेट क्या है और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है. हार्ट रेट इज कंट्रोल्ड प्राइमरीली बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस ANS में क्या आता है,
द सिस्टम्स जो कि इनवॉलेंट्री रहता है, मतलब हमारे अंडर कंट्रोल नहीं रहता है. रेट इज इंक्रीज बाय sympathetic branch acting through beta 1 adrenergic receptor in the sinoatrial nodes. मतलब अपने को अगर हार्ट रेट बढ़ाने का रहेगा तो सिंपथेटिक ब्रांच किस पे एक्ट करेगी, बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर इन साइनोएट्रियल नोड. रेट इज डिक्रीज बाय, अगर इंक्रीज करेगा सिंपथेटिक ब्रांच तो डिक्रीज करेगा पैरासिम्पथेटिक ब्रांच एक्टिंग थ्रू muscarinic receptor in the SA node. पैरासिम्पथेटिक इम्पल्स रिचेज द हार्ट थ्रू दी वैगस नर्व. वैगस नर्व पता है आपको कौन सी रहती है, 10th क्रैनियल नर्व रहती है. अभी देख लेते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम. स्ट्रोक वॉल्यूम इज डिटरमाइंड लार्जली बाय 3 फैक्टर्स, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कार्डियक आफ्टरलोड एंड कार्डियक प्रीलोड. मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मायोकार्डियल मतलब क्या कि हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्टिलिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो हार्ट के जो वेंट्रिकल्स रहेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट होएंगे. कॉन्ट्रैक्टिलिटी इज डिटरमाइंड प्राइमरीली बाय द डिग्री ऑफ कार्डियक डायलेशन, मतलब कार्डियक जो मसल्स रहेंगी, मसल्स अभी समझो ये मसल है, ये कितनी डायलेट होगी, मतलब ये कितनी एक्सपांड हो सकती है, उसे हम कह सकते हैं मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी. Contractility is determined primarily by the degree of cardiac dilation, which in turn is determined by the amount of venous return, मतलब कितना ब्लड हार्ट की तरफ पहुंचेगा उसके ऊपर भी डिटरमाइन करेगी. The importance of venous return is regulating contractility and as we discuss separately later. मतलब जितना ज़्यादा venous return रहेगा उतना ज़्यादा हमें मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी मिलेगा, मतलब हमें कार्डियक आउटपुट ज़्यादा मिलेगा. In addition to regulation to venous return, contractility can be increased by the sympathetic nervous system acting through beta 1 adrenergic receptor in the myocardium. हमने तो ये देखा ही था कि अगर इंक्रीज करने का रहेगा कॉन्ट्रैक्टिलिटी या फिर कार्डियक आउटपुट तो हम सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम की थ्रू एक्टिंग थ्रू बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर इन मायोकार्डियम से हम इंक्रीज कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्टिलिटी. इसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या था, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी फर्स्ट हो गया. सेकेंड क्या था, कार्डियक आफ्टरलोड एंड कार्डियक प्रीलोड. तो पहले देख रहे थे कार्डियक प्रीलोड क्या रहता है. इजीली मैं आपको बता देता हूँ कि क्या रहता है. ये समझो, ये इसे कंसीडर कर लेना. डायग्राम थोड़ी गंदी है लेकिन समझ लेना. ये हार्ट समझ लेना. अभी यहाँ से मसल कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद इसके अंदर कुछ ना कुछ तो ब्लड रहने वाला है जिसे हम बाद में पंप करने वाले. मतलब ये देख लो, अभी ये हार्ट, इसे हार्ट समझ लेना, इसे हार्ट, और यहाँ से ब्लड आएगा और यहाँ से ब्लड जाने वाला है. तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्लड रहेगा और यहाँ पे ब्लड रहने के वजह से यहाँ पे जो मसल्स है, हार्ट की मसल्स है, उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट रहेगा. उसी को हम प्रीलोड कह सकते हैं. अभी वर्ड्स में देख लेते क्या लिखा है. प्रीलोड इज फॉर्मली डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ टेंशन, वही स्ट्रेच अप्लाइड टू द मसल बिफोर कॉन्ट्रैक्शन. मतलब ये मसल कॉन्ट्रैक्शन होने के पहले जो हमें स्ट्रेच क्रिएट होएगा हार्ट मसल्स के ऊपर, उसे हम कहते हैं प्रीलोड. प्रीलोड इज फॉर्मली डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ टेंशन स्ट्रेच अप्लाइड टू द मसल बिफोर कॉन्ट्रैक्शन इन द हार्ट. स्ट्रेच इज डिटरमाइंड बाय वेंट्रिकुलर फिलिंग प्रेशर, दैट इज द फोर्स ऑफ वेनस रिटर्न. वही जो फोर्स ऑफ वेनस रिटर्न मतलब जो ब्लड हार्ट के पास फिर से आने वाला है. द ग्रेटर द फीलिंग प्रेशर, मतलब जितना ज़्यादा फीलिंग प्रेशर रहेगा, मतलब जितना ज़्यादा ये फील होएगा उतना ज़्यादा अपना प्रीलोड बढ़ेगा. इज मोर द वेंट्रिकल्स विल स्ट्रेच. कार्डियक प्रीलोड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज आइदर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और एंड डायस्टोलिक प्रेशर. एज डिस्कस लेटर, एन इंक्रीज इन प्रीलोड विल इंक्रीज SV, मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा. वेयर एज अ डिक्रीज इन प्रीलोड विल reduce स्ट्रोक वॉल्यूम. फ्रिक्वेंटली द टर्म प्रीलोड एंड फोर्स ऑफ वेनस रिटर्न आर यूज इंटरचेंजली. मतलब जो वेनस रिटर्न है और प्रीलोड है उनको अल्टरनेटली यूज किया जाता है, मतलब सेम ही माना जाता है. ऑल्दो दे आर नॉट ट्रूली इक्विवेलेंट. और हमने तो देख लिया है कि वेनस रिटर्न और ये जो मतलब हार्ट की तरफ आएगा वो वेनस रिटर्न है और जो यहाँ पे ब्लड रहेगा वो प्रीलोड है.
तो हमने तो देख लिया कि ये अलग अलग रहते हैं, लेकिन कई लोग इसे सेम ही मानते हैं। तो बाद में देख लेते हैं आफ्टर लोड। इट इज़ फॉर्मली डिफाइंड एज द लोड अगेंस्ट विच अ मसल exerts its force. It is formally defined as the load against which a muscle exerts its force. That is the load a muscle must overcome in order to contract. अभी समझ लो, ये हार्ट है, यहाँ से ब्लड आया, फिर से यहाँ से ब्लड गया, तो अब ये जाएगा ब्लड, तब इसको जो रेजिस्ट करेगा उसे कहते हैं आफ्टर लोड. It is formally defined as the load against which a muscle exerts its force. That is the load a muscle must overcome in order to contract. For the heart, afterload is the arterial pressure that the left ventricle must overcome to eject blood. If afterload increases, मतलब afterload अगर बढ़ गया, अगर ये रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज. If afterload increases, the stroke volume is decreased. Conversely, if afterload falls, SV is raised. Cardiac afterload is determined primarily by the degree of peripheral resistance. वही बताया गया है कि जो यहाँ के ब्लड वेसल से जो रेजिस्टेंस रहेगा उसे हम पेरिफेरल रेजिस्टेंस कहा गया है. जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उतना ही आफ्टरलोड बढ़ेगा और SV कम हो जाएगा, which in turn is determined by constriction and dilation of arteriole. That is when arterioles constrict, peripheral resistance rises, causing AP to rise as well. Conversely, when arteriole dilate, peripheral resistance fall, causing AP to decline. वही कहा गया है कि अगर ये जो बात की जो आर्टेरियोल्स है, अगर ये डायलेट हो जाएगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो आफ्टर लोड भी कम हो जाएगा, जिससे SV जो है वो भी डिक्लाइन हो जाएगा. मतलब प्रीलोड जो रहता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है स्ट्रोक वॉल्यूम से, और आफ्टर लोड जो रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है SV से. तो इसी तरह आज हमने अपना पहला टॉपिक कवर कर लिया है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू हेमोडायनेमिक्स. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना, जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक.